नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 19 फरवरी 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हैं उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम सत्र के विषय देख लेते हैं। हमारा पहला विषय है भारत में शरणार्थी और शरण कानून। इनके संबंध में भारत में कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार का कानून भारत में बनना चाहिए, उसके संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए उपयोग की शर्तों पर पुनर्विचार करना, इसके संबंध में यूजीसी के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। हम देखेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी, इससे लाभ और हानि की स्थितियां क्या क्या हैं। तीसरा हमारा विषय होगा गलत समाधान। यहाँ पर विभिन्न राज्यों के द्वारा अपने यहाँ जो भी उस राज्य के नागरिक हैं यानी डोमिसाइल के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था बन रही है। इसके अलग अलग जो पक्ष हैं उनकी प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। चौथा विषय है डेटा सुरक्षा पर अधिकारियों को चेतावनी। सरकारी अधिकारियों के द्वारा संवेदनशील सूचनाएं किस माध्यम से और किस रूप में प्रेषित की जा रही है, उसके संबंध में प्रमुख रूप से कुछ दिशा निर्देश या चेतावनियां जारी की गई हैं। हमारा अंतिम विषय होगा अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 को मौत की सजा। कोर्ट के इस निर्णय के संबंध में प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। अंत में संबंधित चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के जो संबंधित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की हम चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, इंडिया नीड्स ए रेफ्यूजी एंड एसाइलम लॉ। यह आलेख पृष्ठ संख्या 6 पर सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इस आलेख में वर्तमान सांसद शशि थरूर के द्वारा प्रमुख रूप से शरणार्थियों और शरण के लिए एक तरह से जो लोग प्रयास कर रहे हैं भारत में, उनके संबंध में कानूनी प्रक्रियाएं बननी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर एक सुझाव दिया है। इसी के साथ साथ उनके द्वारा लोकसभा में इसके संबंध में एक बिल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। शरणार्थी कानूनों का आधार प्रमुख रूप से यह है कि अगर किसी देश में कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है शरणार्थी के रूप में, तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते हैं अगर उस देश में जहां उसे वापस भेजा जा रहा है उसके उत्पीड़न होने की संभावना है। तो ये प्रमुख रूप से एक आधार रखा जाता है। यानी अगर ऐसे किसी देश से कोई शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहा है जहां पर युद्ध की स्थितियां या उसकी जान को खतरा है, हम उस शरणार्थी को वापस उस देश में नहीं भेज सकते हैं। यह प्रमुख रूप से गैर प्रतिशोध का सिद्धांत है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें शरणार्थियों के संबंध में। वर्तमान स्थितियों में भारत में शरणार्थियों के संबंध में ऐसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, केवल इसके लिए एक प्रस्ताव इस आलेख में कहा गया है। इस कानून में प्रमुख रूप से प्रस्ताव किया गया है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति शरण लेने के लिए प्रवेश करना चाहता है तो उसको अधिकार होगा कि उसकी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म से अलग हटके उसको शरण देने की व्यवस्था बनाई जाए और जो भी भारत में शरण के लिए आवेदन करेंगे उनका निर्णय देना कि उनकी शरण की स्थिति मंजूर की जाती है नहीं मंजूर की जाती है, यह निर्णय करने के लिए एक राष्ट्रीय शरण आयोग का गठन किया जाए। इस बिल में जिसे शशि थरूर ने प्रस्तावित किया है, प्रमुख रूप से इन तथ्यों को बताया गया है। हम ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी शरणार्थियों के संबंध में कानून है उसमें कुछ अपवाद की स्थितियां बनती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी देश में शरणार्थी के रूप में प्रवेश करता है तो उस देश का एक अधिकार बनता है कि वह उस व्यक्ति को अपने देश से बाहर भेज सकता है, लेकिन दो शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था। अगर इन दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उस देश को अधिकार है कि वह किसी भी शरणार्थी को बहिष्करण, निष्कासन या निरसन की अनुमति दे सकता है और अपने देश से बाहर निकाल सकता है। लेकिन यह अपवाद की स्थितियां हैं। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा नहीं है तो आप शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकते हैं उस देश में जहां पर उनके उत्पीड़न या उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की संभावनाएं बनती हैं। शरणार्थी की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा में प्रमुख रूप से उन लोगों को शामिल किया जाता है जो अपने देश से भागकर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश में प्रवेश कर चुके हैं। इसका कारण यह है कि उनको लगता है कि नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के आधार पर उन्हें अपने घरेलू देश में उत्पीड़न का शिकार बनाया जा सकता है और इसके संबंध में एक स्थापित भय उस देश में बना हुआ है। इस आधार पर जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके प्रवेश करते हैं, अन्य देशों में उन्हें शरणार्थी की एक परिभाषा दी जाती है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक बेहतरी की तलाश में सीमा पार करता है या किसी भी देश में अगर गरीबी, अराजकता या पर्यावरणीय कोई आपदा है
उससे अगर वो भागकर किसी अन्य देश में जा रहा है तो उसको शरणार्थी का एक दर्जा नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति युद्ध, संघर्ष या उत्पीड़न के डर से अपने देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश करता है या दूसरे भाग में रहने के लिए जाता है तो वह एक तरह से उस देश में शरणार्थी की स्थिति नहीं बनती है। हम ध्यान रखें, भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन यानी रेफ्यूजी की जो कन्वेंशन है उसका भाग नहीं है, न उसने हस्ताक्षर किया है। साथ साथ ही भारत में शरण को लेकर यानी एसाइलम को लेकर कोई घरेलू ढांचा या कानूनी व्यवस्था उपस्थित नहीं है। इसीलिए आलेख में इस तरह के कानून की मांग की जा रही है। अगर हम शरण के बारे में अपना एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें, सबसे पहला अगर हम उदाहरण देखें तो ईसा मसीह से पहले की स्थितियों में अगर हम देखें तो यरूशलेम के मंदिर का जब बेबीलोन के लोगों के द्वारा विध्वंस कर दिया गया तो बड़ी संख्या में जो यहूदी हैं वो भागकर भारत के क्षेत्रों में पहुंचे। इसी के साथ साथ रोम से बड़ी संख्या में लोग भागकर भारतीय क्षेत्रों में आए। पर्शिया या फारस के क्षेत्र में जब इस्लामी उत्पीड़न बढ़ा था उस समय पारसी बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों से भागकर भारत के क्षेत्रों में शरण के लिए पहुंचे। अगर हम हाल के वर्षों की बात करें तो तिब्बती, बांग्लादेशी और श्रीलंकाई जो तमिल हैं उन्हीं के साथ साथ नेपाली, अफगान और रोहिंग्या बड़ी संख्या में भारत में शरण के लिए पहुंचते हैं। अगर हम अपने प्राचीन महाकाव्यों की बात करें, रामायण और महाभारत, तो वहां पर जो लोग प्रमुख रूप से नायक के रूप में स्थापित हैं उनको भी एक तरह से इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा। अगर हम रामायण में देखें तो वहां पर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास एक तरह से प्राप्त हुआ, तो उसको भी एक तरह से हम निर्वासन की स्थिति भी कह सकते हैं। अगर हम महाभारत की बात करें तो पांडवों को भी अज्ञातवास की स्थितियों में जाना पड़ा था। इन स्थितियों में रामायण और महाभारत में जो नायक हैं उनको प्रमुख रूप से सहायता एक तरह से बाहरी क्षेत्रों में प्राप्त हुई। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं शरणार्थियों की सहायता करना, उनकी मदद करना, इस बात के प्रमाण अगर हम अपने महाकाव्यों में देखें तो वहां भी मिलता है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में शरणार्थियों को लेकर जो स्थितियां हैं वो कानूनी रूप में स्थापित होनी चाहिए। भारत में वर्तमान स्थितियों में जो व्यक्ति भारत में शरण चाहते हैं उनके लिए कोई एक समान और व्यापक कानून नहीं है और इसी कारण से भारत में शरणार्थियों के जो प्रबंधन की स्थितियां हैं उसके संबंध में कोई स्पष्ट दृष्टि या नीति का अभाव है। सरकार अगर इसमें कोई कानूनी व्यवस्था लाती है तो ये जो एक समस्या है, जो लोग भारत में शरण पाना चाहते हैं उनको लेकर समस्या दूर हो जाएगी। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में जो भी शरणार्थी रहते हैं या जो भी भारत में अवैध तरीके से अन्य देशों से भारतीय क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए, ऐसी स्थितियों में उनके ऊपर भारत के कुछ कानून लागू हो जाते हैं, जैसे विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट अधिनियम 1967, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, नागरिकता अधिनियम 1955 जिसमें 2019 में एक संशोधन किया गया, और विदेशियों के आदेश संबंधित जो 1948 का आदेश है, ये कानून मिश्रित रूप में सभी एक तरह से शरणार्थियों पर प्रमुख रूप से लागू होते हैं। इन सभी कानूनों में जो विदेशी व्यक्ति हैं उनको एलियंस यानी एक विदेशी के रूप में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। उसमें किसी भी तरह से शरणार्थियों का ऐसा दर्जा दिया जाता है, ऐसी स्थितियां नहीं है। अब इसका कारण हमने भी पहले भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी स्थितियां हैं, जो भी शरणार्थियों को लेकर एक कन्वेंशन है उस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। साथ साथ हमारे पास कोई घरेलू विधायी ढांचा नहीं है जो शरणार्थियों के संबंध में कोई कानूनी प्रक्रिया बनाता है, और जो भी शरणार्थियों के संबंध में प्रक्रियाएं हैं उनको एक तरह से हम तदर्थ यानी एडहॉक स्तर पर उनका समाधान करते हैं। समस्या इसीलिए बनी हुई है, इसीलिए विदेशियों की तरह उन्हें भी निर्वासित होने की जो संभावना है उसका सामना करना पड़ता है। यानी अगर भारत में कोई व्यक्ति वैध रूप में शरण चाहता है क्योंकि अपने देश में वो प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है, तो वह एक तरह से स्थितियां उसके लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि उसको भी विदेशियों की एक श्रेणी में ही गिना जाता है और अंतिम रूप में उसको निर्वासित करके उसका जो मूल देश है वहां पर भेजा जा सकता है। अगर भारत में इस तरह की कानूनी प्रक्रिया शरणार्थियों के लिए बनती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत में अगर हम कानूनी प्रक्रियाओं की बात करें, 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य को भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए। अब उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, इसके संबंध में कोई विवाद नहीं है। किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसकी रक्षा करने का जो एक तरह से उत्तरदायित्व है वो राज्य के ऊपर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हमारा जो संविधान है वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत रूप में अधिकार इस तरह का उनको प्रदान करता है और ये केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है। इसी निर्णय का एक परिणाम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने चकमा शरणार्थी जो एक तरह से 1995 में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गए थे उनको जबरन देश से बेदखल करने की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दिया गया
और यह निर्णय अगर हम देखें तो एनएचआरसी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य का मामला था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में स्पष्ट कर चुका है कि भारत में जो भी रह रहा है व्यक्ति, उसकी नागरिकता भारतीय हो या विदेशी हो, उसको संविधान के कुछ अनुच्छेदों के द्वारा एक तरह से अधिकार मिलते हैं और वो उनको प्रदान किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शरण के लिए आवेदन को जब तक अंतिम रूप में संसाधित नहीं किया जाता है कि व्यक्ति को भारत में शरण मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब तक राज्य को शरण चाहने वाले व्यक्ति को जबरन बेदखल नहीं करना चाहिए। यानी जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए, आप व्यक्ति को देश से बेदखल नहीं कर सकते हैं। जब हम शरणार्थियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल उनको शरण देना, उनको सुरक्षित रखना, यह अधिकार एक तरह से माना जाता है। जबकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो शरणार्थियों के लिए जो बुनियादी एक तरह से सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनकी पहुंच उन तक होनी चाहिए। उसके साथ साथ आय के कुछ स्रोत हैं, वो कानूनी रूप से नौकरी और आजीविका के अवसर तलाश करने के लिए उनको मिलने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से शरणार्थी का दर्जा अपने देश में देते हैं। भारत में अगर हम देखें तो शरणार्थियों के संबंध में कानूनी व्यवस्था अनुपस्थित है। इसी कारण से जो भी शरणार्थी भारत में हैं, उनके शोषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेष रूप से मानव तस्करी की स्थितियां बढ़ जाती हैं। दुनिया भर में शरणार्थियों की जो समस्याएं हैं, वो वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर फैल रही हैं। पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो सीरिया और इराक की जैसी स्थितियां हैं, वहां से बड़ी संख्या में शरणार्थी अन्य देशों में पहुंचे हैं। इसी तरह से उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ने के बाद एक तरह से शरणार्थियों की स्थितियां बढ़ी हैं। तो ये सारी स्थितियां दिखा रही हैं कि वैश्विक एकजुटता के बाद ही हम शरणार्थियों के संबंध में जो समस्याएं हैं, उनका सामना कर सकते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। भारत की अगर हम बात करें तो विश्व समुदाय में भारत एक स्तंभ के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। वर्तमान में विश्व बहुध्रुवीय रूप में विकसित हो रहा है। यानी अमेरिका केवल एक ध्रुव नहीं है, कई ध्रुव में विकसित हो रहे हैं। अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखें तो भारत मजबूती से एक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। तो जब हम बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं तो एक ध्रुव के रूप में अगर भारत स्थापित होना चाहता है तो वैश्विक मंच पर शरणार्थियों के संबंध में कानून बनाकर वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो हमें वैश्विक रूप में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाने के अगर हम स्तर को देखें, उस अनुसार भी हमें शरणार्थियों और भारत में शरण को प्राप्त करने के लिए जो लोग आवेदन कर रहे हैं, उनके संबंध में एक पृथक कानूनी प्रक्रिया बनानी चाहिए। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, रिविजिट द टर्म्स ऑफ यूज फॉर दिस स्कॉलास्टिक एबीसी। यहाँ पर अगर हम एबीसी की बात करें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसके संबंध में यूजीसी की जो अधिसूचना आई है, उसी के संबंध में आलेख में चर्चा की गई है कि इससे लाभ और हानि की क्या स्थितियां भविष्य में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती हैं। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। भारत में 2020 की अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा को छात्र केंद्रित और बहुविषयक बनाने के लिए भारत में उच्च शिक्षा का जो परिदृश्य है, उसमें सुधार के संबंध में सिफारिश की गई थी। और इसी सिफारिश के आधार पर अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा में एक विचार तेजी से आगे बढ़ा, जिसको एक तरह से भारत में स्थापित किया गया, और यह था एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी, जिसे हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा अधिसूचित किया गया है और अब यह क्रियान्वित किया जाएगा। हम ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका मतलब यह है कि अगर कोई विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर का छात्र है तो वो इस तरह का जो एबीसी का पोर्टल होगा, उसमें अपना एक खाता बना सकता है और उसने जो भी पाठ्यक्रम पूरा किया है, यानी अगर हम बात करें जो भी उसने विषय या पेपर एक तरह से पूर्ण किए हैं, उनके संबंध में जो भी उसको ग्रेड प्राप्त हुआ है, वह सारी जानकारी को इस पोर्टल पर जो एबीसी पोर्टल के संबंध में होगा, वहां पर संग्रहित कर सकता है। और ये जो आंकड़ा इसका एबीसी पोर्टल पर संग्रहित होगा, यह ग्रेड 5 साल की अवधि के लिए संग्रहित किए जाएंगे। इस पोर्टल पर आंकड़ों को संग्रहित करने का मतलब यह है कि आपके ग्रेड के संबंध में जो स्थितियां हैं, वो जैसे जैसे बदलेंगी, आप उनको यहाँ पर एक तरह से सूचना देकर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको समझें तो मान लीजिए किसी छात्र के द्वारा अपनी शिक्षा में 1 या 2 वर्ष का एक अवकाश लिया गया और अवकाश के बाद वो दोबारा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तो अगर मान लीजिए वो 2 साल के गैप के बाद शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो जो भी एक तरह से उसने अब तक शिक्षा प्राप्त की है 2 वर्षों में, उसका जो ग्रेड है वो एक तरह से आसानी से कैरी हो जाएगा। या अगर मान लीजिए किसी अन्य शहर में आपका स्थानांतरण हो जाता है, आप किसी अन्य विश्वविद्यालय में या अन्य कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपने जहां पर पढ़ाई पहले करके छोड़ी हुई है, उसके जो क्रेडिट है, उसका जो ग्रेड है, वो कैरी हो जाता है।
और वो इस एबीसी पोर्टल में एक तरह से रजिस्टर रहता है। तो ये समस्या दूर हो गई कि आपकी अगर पढ़ाई 1 या 2 वर्ष के लिए छूटी हुई है तो आपने जो पहले ग्रेड प्राप्त किया था उसका उपयोग आगे नहीं हो सकता है। ये स्थितियां अब एक तरह से इस नए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से समाप्त की जा रही है। एबीसी पोर्टल पर कई संस्थान जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के द्वारा औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय ए में अपना नामांकन किया जाता है, लेकिन अगर विद्यार्थी को लगता है कि विश्वविद्यालय बी में वह कुछ पाठ्यक्रम चुनकर उसमें भी एक तरह से अध्ययन करना चाहता है तो वो कर सकता है, या किसी अन्य विश्वविद्यालय सी से या इसी तरह के और अन्य जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर कोई अन्य पाठ्यक्रम है वो भी वो साथ में कर सकता है, और इन सभी की गिनती छात्र की डिग्री में एक तरह से ग्रेड के रूप में जोड़कर की जाएगी। एक और उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने मुंबई के किसी कॉलेज में बीएससी फिजिक्स में एक तरह से कोर्स में एडमिशन लिया है। एडमिशन के बाद इस विद्यार्थी ए को यह लगता है कि जो ऐच्छिक कोर्स इस कॉलेज में दिए जा रहे हैं उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स शामिल नहीं है। अब इस समस्या के समाधान के लिए वो शहर के किसी भी अन्य कॉलेज में जहां पर इस तरह का समकक्ष पाठ्यक्रम उपस्थित है, यानी ऐच्छिक कोर्स में न्यूक्लियर फिजिक्स उपलब्ध है, वहां पर वो अपना नामांकन करा सकता है। या किसी अन्य विश्वविद्यालय के द्वारा अगर कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो वहां पर भी अपने आप को एक तरह से नामांकित कराकर उसका अध्ययन कर सकता है। इसी के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा स्वयं नाम का जो प्लेटफॉर्म एक प्रारंभ किया गया ऑनलाइन शिक्षा के लिए, वहां पर अपने आप को नामांकित कर सकता है। या नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग एनपीटीईएल, यहां पर भी अपना नामांकन कर सकता है, और जो भी एक तरह से अध्ययन के माध्यम से उसको ग्रेड प्राप्त होगा उसको वो अपने एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जोड़ सकता है। इसी के साथ साथ आप अपने सामान्य कोर्स के साथ में ऐच्छिक कोर्स की जो बात कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम अन्य कॉलेजों में ले सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन रूप में एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी करना है, जैसे मान लीजिए तमिल साहित्य या पुरातत्व या शिक्षा शास्त्र, तो वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया में आप चुन सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी के माध्यम से शिक्षा को प्रमुख रूप से लचीला और अंतर विषयक बनाया जा रहा है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी। एक विषय से दूसरे विषय के बीच में जो अंतर की स्थितियां हैं उनको थोड़ा समाप्त किया जा रहा है। यानी मान लीजिए अगर आप भौतिक शास्त्र में किसी भी तरह का अध्ययन कर रहे हैं तो आप तमिल साहित्य या पुरातत्व या शिक्षा शास्त्र उसके संबंध में कोई ऑनलाइन कोर्स भी साथ साथ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अंतर विषयक जो एक अध्ययन है उसको भारत में मजबूत करेंगे। और आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग संस्थानों से, तो प्रमुख रूप से किसी एक संस्थान में अधिक संख्या में पाठ्यक्रम चलाने के लिए जो मजबूरी होती है वो समाप्त हो जाएगी। कारण बहुत सारे संस्थानों में इस तरह के पाठ्यक्रम का विकल्प अब उपलब्ध होगा जो ऑनलाइन रूप में भी है। तो एक संस्थान के ऊपर कई पाठ्यक्रम चलाने का जो दबाव होता है वो कम होगा। तो इससे विषय विशेषज्ञता के आधार पर जो अलग अलग कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं वो अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। प्रमुख समस्याएं इस तंत्र में क्या देखी जा रही हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि एबीसी नियमों में यह कहा गया है कि संस्थान को एबीसी योजना के माध्यम से नामांकन करने वाले छात्रों के लिए 20% अतिरिक्त सीटों की अनुमति देनी होगी। अब ये 20% जो अतिरिक्त सीटें हैं वो एक तरह से रखनी पड़ेगी इस तरह के विद्यार्थियों के लिए जो एबीसी के माध्यम से आएंगे। तो ये आवंटन अलग अलग जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय हैं वो किस रूप में करेंगे उसके संबंध में प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है कि जो अतिरिक्त सीट है उनको वितरित कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की सीट के लिए भारत में आवेदन लाखों में हो सकते हैं। तो किन व्यक्तियों को यह सीट दी जाएगी, किनको नहीं दी जाएगी, उनके संबंध में भी प्रक्रियाओं को एक तरह से सही रूप में बनाने की आवश्यकता है। तीसरी समस्या यह है कि अगर आप अतिरिक्त सीट इस तरह से उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको अधिक कार्यबल की आवश्यकता होगी, विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। उसके लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए हैं उसके संबंध में अभी बातें स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ साथ जब भी इस तरह के हम बात करते हैं कि अध्ययन को हम बढ़ावा देंगे, जहां पर प्रमुख रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया भी आगे बढ़ेंगी, तो लोगों के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? जिस पैमाने पर मूल्यांकन करके उनको ग्रेड दिए जाएंगे वह कितना वैज्ञानिक होगा यह स्पष्ट नहीं है। तो मूल्यांकन के जो आधार है उन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अंतिम रूप में आप देखें, विभिन्न गुणवत्ता के जो संस्थान हैं वो एक साथ यहाँ पर काम करेंगे। यानी अगर हम एक तरफ बात करें तो आईआईटी जैसे संस्थान जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है भारत में, और अन्य प्रकार का कोई दूसरा संस्थान जो उतना उत्कृष्ट नहीं है वो आईआईटी के साथ में है। तो आप दोनों की प्रतिस्पर्धा एक साथ नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह की विभिन्न गुणवत्ता के जो संस्थान हैं वो एक साथ होंगे, और इस आधार पर आप देखें
तो बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो सर्वोच्च संस्थानों में ही इस तरह के पाठ्यक्रम करना चाहेंगे। तो जो छोटे स्तर के संस्थान हैं या जिनको वित्तीय सुविधाएं ज्यादा नहीं है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं बनेंगी। ये समस्या जो गुणवत्ता का अंतर है उच्च शिक्षा में, उसको कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि अगर ये दूर नहीं आप करेंगे तो एबीसी के माध्यम से जो बड़े संस्थान है वहां पर भीड़ बढ़ सकती है। तो इसको लेकर क्या समाधान की प्रक्रिया है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। यहां पर एक तरह से काम करने की आवश्यकता है। जब हम एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात करते हैं तो इसको एक तरह से प्रशंसनीय माना जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा में नए बदलाव भारत में करेगा। लेकिन हम ध्यान रखें, इस तरह का जो तंत्र है उन देशों में प्रमुख रूप से कह सकते हैं सफल है जहां पर एक तरह से जो वितरण है वो समाज में काफी समानता का है। यानी उच्च शिक्षा को लेकर अलग अलग जो संस्थान है वो समान रूप में किसी भी देश में अगर वितरित हैं और लोगों को सुविधाएं समान रूप में उपलब्ध हैं, तब आप इस तरह का तंत्र चला सकते हैं। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों में जो वितरण है वो असमानता भरा है। तो ऐसी स्थिति में एबीसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। भारत में प्रमुख रूप से शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में काफी अलग हो जाती है। जैसे हमने आईआईटी की बात करी और किसी अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करें तो तुलनात्मक रूप में एक बड़ा अंतर है। गुणवत्ता को लेकर एक जो बड़ा अंतर है उसका प्रभाव ये होगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो बड़े ब्रांड हैं वहां पर एक तरह से असहनीय रूप में शैक्षणिक और जो प्रशासनिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है चाहे ऑनलाइन रूप में ही हो वो तेजी से बढ़ेगी। तो वो उसका सामना कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। साथ साथ जो छोटे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं वहां पर माना जा रहा है कि जो शिक्षण पदों की संख्या है वो घट सकती है। कारण जो लोग इनमें शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो अब ज्यादा बड़े जो संस्थान हैं वहां पर इस तरह के ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश करेंगे। तो इस आधार पर जो छोटे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो प्रमुख समस्याएं हैं, अगर इनके समाधान की ओर सरकारें ध्यान देंगी तब हम एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसको अधिसूचित किया गया है उसके सकारात्मक प्रभाव भारत की उच्च शिक्षा में देख सकते हैं। प्रमुख रूप से सरकार को परिवर्तन करने की आवश्यकता यह है कि उच्च शिक्षा के संबंध में जो असमानता है उसको धीरे धीरे समाप्त करने पर ज्यादा प्रयास किया जाए। उसके बाद ही इस तरह का जो तंत्र है वो ज्यादा प्रभावी हो सकता है। आज का हम अपना अगला आलेख देखते हैं, रॉन्ग सॉल्यूशन। और यहाँ पर प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। किसी भी राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से न्यायिक परीक्षा का अब सामना कर रही है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। इसके संबंध में जब कानूनी प्रक्रियाएं बढ़ी तो पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसने अंतरिम स्थगन आदेश एक तरह से जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय का ये जो अंतरिम स्थगन आदेश है उसको रद्द कर दिया गया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को यह भी कहा कि वर्तमान जो मामला उनके सामने है उसके संबंध में वो 4 सप्ताह में अंतिम निर्णय प्रस्तुत करें। हम ध्यान रखें, हरियाणा में ये जो आरक्षण की बात की गई है स्थानीय नागरिकों के लिए 75% उन नौकरियों के संबंध में है जहां पर प्रति माह वेतन 30,000 रुपए या उससे कम है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा जो एक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रद्द किया कि बिना कोई कारण बताए हुए उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी हरियाणा सरकार का एक कानून था उसको एक तरह से अंतरिम स्थगन आदेश दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि कानून को तब तक हम नहीं रोक सकते हैं कि जब तक यह प्रारंभिक निष्कर्ष में न आ जाए कि वह संवैधानिक है या उसे स्पष्ट रूप से अवैध घोषित किया जाए। हम ध्यान रखें, केवल हरियाणा ही नहीं, आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी इस तरह के कानून पेश किए गए हैं। तमिलनाडु की जो वर्तमान डीएमके सरकार है उसने भी अपने चुनाव के घोषणा पत्र में 75% जो नौकरियां हैं वो स्थानीय लोगों को एक तरह से देने के लिए आरक्षण की जो स्थितियां हैं उनका वादा किया है। महामारी के दौरान आप देखें तो लाखों की संख्या में नौकरियों का नुकसान हुआ और इस कारण से जो राजनीतिक नेतृत्व है अलग अलग राज्यों में वह प्रमुख रूप से रोजगार के अवसर जो तलाशने वाले युवा हैं उनको रोजगार सुनिश्चित करना चाहता है। और ऐसी स्थिति में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण की स्थितियां देकर वो रोजगार सुनिश्चित करना चाहते हैं। निजी क्षेत्र की नौकरियों में इस तरह के जो आरक्षण स्थानीय नागरिकों के लिए किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, इसके अपने राजनीतिक कारण भी उपस्थित हैं। जब कोई भी नियोक्ता किसी व्यक्ति को रोजगार पर रखता है तो उसका उद्देश्य यह रहता है कि उसकी कुशलता सबसे अच्छी हो और वह एक तरह से काफी सस्ते में काम भी करे, यानी उसकी लागत घटनी चाहिए।
अब अगर स्थानीय आबादी में से ही श्रमिक को हम लेने की बात करेंगे तो लागत का ये जो लाभ होता है उद्योग जगत को, ये कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अन्य जो प्रमुख विवाद है उनको हम देखते हैं। जब भी हम जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव की बात करते हैं, ये संवैधानिक रूप में एक तरह से प्रतिबंधित है। हम ध्यान रखें, संविधान सरकारों को सार्वजनिक पदों पर रोजगार के लिए जो आवासीय मानदंड है, यानी स्थानीय जो नागरिकों की एक व्यवस्था है, यानी वहां पर डोमिसाइल उनका होना चाहिए, इन स्थितियों को निर्धारित करने की अनुमति संविधान भी देता है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह के जो उपाय हैं वो क्या निजी क्षेत्र तक बढ़ाए जा सकते हैं। हरियाणा के अगर हम मामले में देखें तो कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तिगत जो नियोक्ता हैं उन सभी को शामिल किया गया है। यानी इनके द्वारा जो भी एक तरह से रोजगार में भर्ती की जाएगी अपने उद्योग में, उसके लिए 75% का मानदंड वो पूरा करेंगे अगर प्रतिमाह वेतन 30,000 रुपए या उससे कम है। हरियाणा या किसी भी राज्य के द्वारा अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं तो बाहर की जो प्रतिभाएं हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अन्य राज्यों में जो उनको अवसर मिल सकते हैं उन पर एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ साथ देश के किसी हिस्से में रहने और बसने का जो अधिकार है, साथ साथ किसी भी व्यवसाय को करने का जो अधिकार है, वह भी इस तरह के कानूनों से प्रभावित होता है। हरियाणा सरकार के इस कानून में एक तरह से छूट दी गई है कि अगर कौशल, योग्यता और दक्षता के मामले में पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो आप बाहरी उम्मीदवारों को भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक सनसेट क्लॉज यानी सूर्यास्त खंड भी है, यानी यह अधिनियम 10 वर्षों के लिए काम करेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। अलग अलग राज्यों में निजी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण की जो स्थितियां बढ़ रही हैं उसके लिए जो प्रमुख कारण है आधारभूत, उन पर जाना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहरीकरण और कृषि की स्थिति। शहरीकरण की प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कृषि प्रमुख रूप से आधार है उसमें वो सुधार नहीं हो रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार की संभावनाएं नहीं बढ़ रही हैं। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जो पलायन है वो एक तरह से बढ़ा है। तो हमें वहां पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को प्रमुख रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतर है वो स्थितियां एक तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो भारत के प्रमुख उन्नत राज्य हैं और जो पिछड़े राज्य हैं वहां पर स्थितियों को भी हमें असमानता से समानता की ओर लाना पड़ेगा। रोजगार के लिए अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों में तेजी से पलायन अन्य राज्यों से होता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। तो उन्नत राज्य और जो पिछड़े राज्य हैं उनके बीच की जो असमानता है उसको कम करने के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के अपने अगले विषय को देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वार्न्स ऑफिशियल्स ऑन डाटा सिक्योरिटी। यहाँ पर सरकारी अधिकारियों को जो भी उनके द्वारा डाटा का अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोग किया जाता है किसी को भेजने में या प्राप्त करने में, उनमें किस तरह से सावधानियां बरतनी है उसके संबंध में प्रमुख रूप से आदेश जारी किए गए हैं। यहाँ पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह कहना है कि इंटरनेट पर जो भी अधिकारी शीर्ष गुप्त या गुप्त दस्तावेजों को साझा कर रहे हैं उनको एक तरह से रोका जाएगा और इस पर प्रमुख रूप से अब रोक लगा दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सरकारी कार्यालय में अमेजन के इको, एप्पल के होमपॉड और गूगल होम, इस तरह के जो डिजिटल सहायक उपकरण हैं उनके उपयोग न करने की सलाह दी जा रही है। साथ साथ स्मार्टफोन या घड़ियां जिसमें एलेक्सा या सीरी एक तरह से इंस्टॉल रहते हैं और उपयोग किया जाता है, ऐसे डिजिटल सहायकों का जो उपयोग है वो अब बंद किया जाना चाहिए, जो भी सरकारी अधिकारी इनका उपयोग करते हैं। मंत्रालय के द्वारा अधिकारियों को एक तरह से आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई वर्गीकृत यानी कोई क्लासिफाइड सूचना के संबंध में कोई चर्चा की जा रही है तो इस तरह की बैठक में भाग लेने से पहले उस अधिकारी को अपना जो स्मार्टफोन है वो बाहर ही जमा कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ मंत्रालय ने आदेश में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में जो सरकारी अधिकारी हैं वो वर्गीकृत या जो क्लासिफाइड सूचनाएं होती हैं उनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करके साझा करते हैं। इसको भी एक तरह से रोकने की आवश्यकता है। मंत्रालय का कहना है कि इस प्रकार के जो उपयोग जिनको प्रतिबंधित अब किया जा रहा है ये विभागीय सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति के जो दिशा निर्देश हैं उनका भी उल्लंघन इन्हें माना जाता है। इसीलिए इस प्रकार के आदेश को एक तरह से आगे लागू करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि शीर्ष गुप्त यानी टॉप सीक्रेट और गुप्त दस्तावेजों सीक्रेट डॉक्यूमेंट इनको केवल बंद नेटवर्क में साझा किया जाएगा, वो भी लीज लाइन कनेक्टिविटी का होना चाहिए। साथ साथ इस नेटवर्क में प्रमुख रूप से जो इंक्रिप्शन तंत्र है वो वैज्ञानिक विश्लेषण समूह का होना चाहिए, यानी साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप SAG। तो SAG ग्रेड का इंक्रिप्शन तंत्र होगा
तभी आप शीर्ष गुप्त या गुप्त दस्तावेजों की जो सूचनाएं हैं उनको साझा कर सकते हैं। हम ध्यान रखें, जब हम एसएजी साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप इस ग्रेड के एन्क्रिप्शन की बात करते हैं तो यह डीआरडीओ के द्वारा एक तरह से संचालित किया जाता है। मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर कोई गोपनीय और प्रतिबंधित जानकारी है और उसे हम वाणिज्यिक रूप में साझा करना चाहते हैं तो उसे 256 बिट का एक तंत्र होना चाहिए जिसमें उन्नत एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एईएस लागू होना चाहिए। उस माध्यम से हम इंटरनेट पर इस तरह की जो भी सूचना है उसको साझा कर सकते हैं। मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा सूचनाओं को अगर संप्रेषित किया जाता है तो उसके लिए वो सरकारी ईमेल सुविधा का उपयोग करें या सरकारी जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग करें। जैसे अगर हम सीडैक के प्लेटफॉर्म संवाद की बात करें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उनका संवाद प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आप मैसेज एक तरह से संप्रेषित कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके द्वारा जो विकसित एक तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है संदेश, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो संवाद और संदेश इन दो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप मैसेज का जो भी संप्रेषण है वो कर सकते हैं। मंत्रालय के द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कोई भी अगर टॉप सीक्रेट या शीर्ष गुप्त सूचना है या गुप्त जानकारी है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, तो ऐसा ना हो कि साझा करने के लिए उसकी श्रेणी को अधिकारी के द्वारा नीचे कर दिया जाए और उसको गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल, प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डालकर इंटरनेट पर साझा किया जाए। अगर ऐसा होगा तो ये यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। तो ये एक तरह से सरकारी तंत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से जो भी एक तरह से बाहरी हैकिंग या उसका जो दुरुपयोग हो सकता है उसको रोकने की प्रक्रियाओं के लिए इस प्रकार के जो दिशा निर्देश हैं या चेतावनियां हैं वो प्रमुख रूप से जारी की गई हैं। आज के हम अपने अंतिम आलेख को देखते हैं। 38 अवॉर्डेड डेथ पेनल्टी इन अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस। 2008 में अहमदाबाद में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उनमें जो आरोपी व्यक्ति थे उनमें से 38 को मृत्यु दंड की सजा यहां पर दी गई है। आप ध्यान रखें, किसी भी मामले में सबसे अधिक संख्या में मृत्यु दंड का यह मामला है। इसके पहले 26 लोगों को मृत्यु दंड एक तरह से दिया गया था। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में था जिसमें आतंकवादी संगठन एलटीटी प्रमुख रूप से शामिल था। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के केस को दुर्लभ से दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का एक सिद्धांत दिया गया है। उस आधार पर यहाँ पर 38 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। हम ध्यान रखें, दुर्लभ से दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो सिद्धांत है यह बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो 1980 का मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया। इस मामले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से मृत्यु के लिए जो दोषी अपराध हैं उनके लिए एक सिद्धांत बनाने का प्रयास किया जिससे अदालतों की अस्पष्टता को कम किया जा सके। जब भी वह कोई भी व्यक्ति जो किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के लिए दोषी है उसके संबंध में कोई निर्णय देते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी कौन सी प्रक्रिया होंगी जब देश में सबसे ऊंची सजा की जो स्थिति है यानी मृत्युदंड वह एक तरह से दिया जाए, इसके संबंध में कुछ स्पष्टता लाने के लिए प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर निर्णय दिया गया। बचन सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया गया और मृत्युदंड की जो संवैधानिकता है उसको एक तरह से बरकरार रखा गया। साथ साथ यह भी कहा गया कि मृत्युदंड की जो स्थिति है वो दुर्लभ से दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केस होंगे उनकी स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। आगे चलकर अगर हम देखें तो 1983 में मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक मामला था जिसमें अदालत ने आकलन करने के लिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की स्थितियां दे रहे हैं तो दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणियां कब बनती हैं। तो यहां पर जब हम दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी की बात करते हैं तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ आधार एक तरह से बताए गए कि किन मामलों में हम दुर्लभ से दुर्लभतम केस की श्रेणी बनाएंगे। पहला, हत्या करने का तरीका। जब हत्या बेहद क्रूर या निंदनीय तरीके से की जाती है और जिससे समुदाय में तीव्र या एक तरह से अत्यधिक आक्रोश जगता है, ऐसी स्थिति में जो भी एक तरह से अपराधी हैं उसको दुर्लभ और दुर्लभतम मामले में माना जाएगा। यहाँ पर क्रूर या निंदनीय तरीके से अपराध की स्थितियां ये है कि जब भी कोई पीड़ित या पीड़िता है उसको जिंदा जलाने की नियत से उसके घर में आग लगा दी जाए या पीड़ित व्यक्ति को उसकी मौत के लिए अमानवीय कृत्यों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाए या पीड़ित व्यक्ति के शरीर को बेरहमी से छत विछत या टुकड़ों में काट दिया जाए। इन स्थितियों में अगर हम देखें तो दुर्लभ से दुर्लभतम का मामला बनता है। दूसरा, हत्या के लिए मकसद। जब एक हत्या के पीछे क्रूरता का मकसद होता है वह प्रमुख आधार है। मान लीजिए किसी के द्वारा भाड़े पर यानी पैसा लेकर एक तरह से हत्या की गई है।
संपत्ति या अन्य किसी प्रकार के स्वार्थ में एक तरह से लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या की गई। ऐसी स्थिति में भी दुर्लभतम से दुर्लभ का जो सिद्धांत है वो लागू होगा। अपराध की सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति, मान लीजिए किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की हत्या की जाती है, या अगर हम बात करें दहेज के जो मामले होते हैं जिनमें दुल्हन को जलाने के मामले भी एक तरह से सामने आते हैं, उन मामलों को भी इसी श्रेणी में डाला गया है। चौथा एक यहाँ पर अपराध का परिमाण देखा गया है, यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा एक से ज्यादा हत्याएं की गई हैं, तो इस तरह की स्थितियों में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो मामला है वो प्रमुख रूप से बनता है। अंतिम रूप में हत्या का जो शिकार व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है, अगर हत्या किसी मान लीजिए मासूम बच्चे की जाती है या मासूम बच्ची की जाती है, कोई असहाय महिला या व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में हो या दुर्बल हो या दिव्यांग स्थिति में हो, अगर उसकी हत्या की जाती है तो वहां पर भी एक तरह से रेयरेस्ट ऑफ रेयर का एक मामला बनता है। या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो, तो इस तरह की स्थितियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से 1983 का जो मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस था उनमें दी गई, जिसके आधार पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो केस है वो एक तरह से बनता है। आज की अपनी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में शरणार्थी और शरण के लिए प्रयास करने के संबंध में कानूनी आवश्यकता की विवेचना करें। 250 शब्द और 15 अंकों का यह प्रश्न है। उत्तर संरचना देखते हैं। पहले भूमिका, भारत में शरणार्थी और शरण के लिए प्रयास करने के संबंध में वर्तमान स्थिति को बताएं। तो आप बता सकते हैं कि भारत में कोई कानूनी स्थिति नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जो भी इसकी कन्वेंशन है भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, उसको प्रमुख रूप से आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में शरणार्थी की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा और अधिकार, भारत के समक्ष प्रमुख शरणार्थी विवाद, शरणार्थियों के संबंध में भारत में ऐतिहासिक स्थितियां क्या हैं, जिसमें हमने दोनों महाकाव्यों की बात करी, या अन्य क्षेत्रों से जो लोग भारत में शरण के लिए आए उनके उदाहरण आप दे सकते हैं। इस तरह के कानून की भारत में आवश्यकता क्या है वो आप बता सकते हैं। एक वैश्विक शक्ति के रूप में, एक ध्रुव के रूप में अगर हम विश्व में स्थापित होना चाहते हैं तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनको प्रमुख रूप से हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसको एक तरह से आप बता सकते हैं आवश्यकता के रूप में। निष्कर्ष में आप बताएंगे विश्व समुदाय के एक स्तंभ के रूप में उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण ध्रुव के रूप में भारत को इस नेक कार्य में अपनी धरती पर और साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह प्रमुख आधार है जिसको लेकर इस तरह के कानून को एक तरह से भारत में आवश्यक माना जा रहा है, जिस पर सरकार को भविष्य में प्रयास करने की आवश्यकता है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रमुख लाभों को बताते हुए इसकी प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालें। 150 शब्दों का और 10 अंकों का प्रश्न है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में भविष्य की दिशा का आधार बताइए। भविष्य में उच्च शिक्षा को किस रूप में हम चाहते हैं, जो हमारी नई शिक्षा नीति में बताया गया है वो आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर बताना है। मुख्य भाग, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को विस्तृत रूप में समझाएं, इसके प्रमुख लाभ और इससे जुड़ी समस्याएं क्या हैं वो आपको बतानी है। निष्कर्ष में आप बताएंगे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तृत अंतर को ध्यान में रखकर संबंधित नई नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि गुणात्मक रूप में जो शिक्षा का अंतर अलग अलग संस्थानों में दिखता है वो हमें एक तरह से ध्यान में रखने की आवश्यकता है जब भी हम भारत में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करते हैं। यह हमारा 19 फरवरी 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।